खानदान वाले मेरी माँ से कहते कि तुमने इसे सर चढ़ाया हुआ है, लेकिन माँ उनकी बातों पर कान न धरती। मैं उनकी इकलौती औलाद थी और वो मुझे हर तरह से खुशियाँ देना चाहती थी। लेकिन उनका ये रवैया और मुझे सर चढ़ाना उन्हें कितना महंगा पड़ेगा इस बात का पता ना उस वक्त उन्हें था ना मुझे। और होता भी कैसे, मैं थी ही इतनी लायक कि कोई सोच भी नहीं सकता था कि मैं वो कर जाऊंगी जो मैं कर गई थी। ये उन दिनों की बात है जब मेरे 10th के एग्ज़ाम खत्म हो गए थे और रिजल्ट का इंतजार था, क्योंकि घर के काम तो करती ना थी और इन दिनों मुझे पढ़ाई से भी छुट्टी मिली हुई थी। इसलिए सारा दिन मैं आराम ही करती और माँ के कहने के बाद भी घर के काम को हाथ न लगाती। चाहे फिर हाथ पर हाथ धरे सारा दिन बैठने के नतीजे में बोर होती रहूं। हाँ, एक शौक था मुझे जिसे मैं जोर शोर से पूरा करती थी और वो था नॉवल पढ़ने का शौक। उन्हीं दिनों हमारे घर में मोबाइल भी आ गया था, जो कहने को तो माँ का था, लेकिन वो जब कामों में बिजी होती तो वो फ़ोन में ही इस्तेमाल करती और मैं उसमें जुट जाती। अब बस दिन रात मोबाइल था और मैं थी। माँ मना करती कि इतना फ़ोन मत देखा करो, लेकिन मैं नॉवेल की शौकीन अब मोबाइल में हर तरह के नॉवेल पढ़ने लगी और शायद इन्हीं चीज़ों का मुझ पर ये असर हुआ कि मुझे अपने पड़ोसी से मोहब्बत हो गई, और पड़ोसी भी वो जो 3 बच्चों का बाप था। मेरा संबंध ठाकुर घराने से था, जबकि वो दूसरी बराबरी का था और हमारे बराबर वाला मकान उसने किराए पर लिया हुआ था। हमारे यहाँ दूसरी बिरादरी में शादी होना मुमकिन बात नहीं थी, और ऐसा तभी होता था जब बिरादरी में जोड़ मौजूद न हो तो गैर बरादरी का कोई बहुत अच्छा रिश्ता आ जाए, वरना हर किसी की कोशिश यही होती थी कि शादी बरादरी में ही की जाए अपनी औलाद की। लेकिन मुझे ये मोहब्बत इतनी अचानक हुई और इसने मुझे ऐसे अंधा कर दिया कि जैसे आंधी आए हो और मुझे कुछ भी दिखाई ना दे रहा हो, ना मुझे कुछ नजर आ रहा हो कि मेरे इस फैसले से मेरी और मेरे माँ बाप की जिंदगी पर क्या असर पड़ेगा। मेरी मोहब्बत इतनी ज्यादा थी कि मैंने कुछ महीने के अंदर ही अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला कर लिया था, और वो भी किसी को कानों कान खबर होने दिए बगैर। मैं जो आज तक कोई बात अपनी माँ से नहीं छुपाती थी, अब इतनी बड़ी बात उनसे ना सिर्फ छुपा ली थी बल्कि इतना बड़ा कदम उठा लिया था कि अगर कुछ महीने पहले कोई मुझे बताता कि तुम ये हरकत करोगी तो मैं उस इंसान को शायद पागल ही कहती। ये तो साबित था कि रिश्ता मेरे माँ बाप की नज़र में सही नहीं है और वो किसी तरह भी महेश से मेरी शादी नहीं करेंगे। और उनकी शादी ना करने के पीछे कई वजह थी, जिन्हें मैं तो मोहब्बत की वजह से अनदेखा कर सकती थी, लेकिन शायद उन्हें इन बातों को अनदेखा करके दिली सुकून ना मिल पाता। एक तो हमारे बीच उम्र का इतना फर्क था और ऊपर से मेरी सौतन भी थी और उसके 2 बच्चे भी जो महेश के साथ ही रहते थे। इससे बड़ी बात यह है कि उसका घर अभी किराया का था। इन हालात में कोई अक्ल की अंधी भी हो तो ऐसे आदमी से शादी ना करें। लेकिन मेरी अक्ल के तो सारे चिराग बुझ गए थे और मैंने सोच भी लिया था कि घर वालों को कुछ पता ही ना चलने दिया कि कहीं वो मुझे महेश से दूर ना कर दें। मैं सिर्फ इस वजह से महेश मर मिटी थी क्योंकि वो मेरे हुस्न की बहुत तारीफ करता था। किस्सा दरअसल ये था कि जब वो लोग हमारे यहाँ शिफ्ट हुए तो उसकी सबसे बड़ी बेटी रिंकू ने उसी स्कूल में एडमिशन ले लिया जिसमें मैं पढ़ती थी। एक तो पड़ोसी और ऊपर से वो मेरी ही क्लास फॉलो थी, तो इस तरह हम स्कूल साथ आने जाने लगे। उस वक्त 9th क्लास के टेस्ट चल रहे थे और उसके बाद एग्जाम सर पर थे। रिंकू को महेश स्कूल छोड़ने और लेने आता था। पहले मुझे मेरे पापा कभी या नौकरानी छोड़ने जाती थी। जब रिंकू का साथ मिला तो मैं उसी के साथ आने जाने लगी और माँ बाप को भी कोई ऐतराज नहीं हुआ क्योंकि वो समझते थे कि जैसे वो रिंकू को अपनी बेटी मानते हैं, महेश भी उनकी बेटी की दोस्त को बेटी ही मानेगा। अब क्योंकि रिंकू के एग्जाम के वक्त स्कूल में आई थी तो उसकी मदद करने के लिए मैं स्कूल के बाद भी उसके घर जाया करती थी और हम लोग पढ़ते। पहले पहल तो मैं वहाँ पर नहीं जाती थी, लेकिन फिर जब मेरा वहाँ आना जाना बढ़ा तो अक्सर वहाँ महेश मुझसे बातें करने लगता और मेरी बहुत तारीफ करता। दिल ही दिल में मैं उसकी तारीफ से खुश होती और यूँ हमारे एग्जाम हो गए और छुट्टी आ गई। अब मेरे पास उसके घर जाने के लिए पढ़ाई का बहाना न था, लेकिन फिर भी कभी कभार मैं वहाँ चली जा करती। मैं जब भी नॉवल पढ़ती तो मेरे दिमाग में महेश का ख्याल आ जाता, क्योंकि उसके अलावा आज तक कभी किसी ने मेरी इस तरह तारीफ नहीं की थी जैसे उन नॉवेल्स में हीरो हीरोइन की तारीफ करते हैं। फिर हम अगली क्लास में आ गए और मुझे उसके घर जाने की दोबारा वजह मिल गई कि मैं और रिंकू साथ साथ पढ़ते हैं।
यूं ही एक दिन मैं उसके घर गई तो मुझे पता चला कि उसकी पत्नी बीमार होकर मायके चली गई है। दरअसल वो वहां अपने तीसरे बच्चे को जन्म देने गई थी। घर में उसके दोनों बच्चे बूढ़ी दादी के पास थे। महेश को एक दिन मुझे एक घेरने का मौका मिल गया। वो एक हैंडसम आदमी था। उसका कद काठ अच्छा था, बातों का खिलाड़ी था, और मैं उस वक्त टीन एज में थी। उसकी बातें सुनकर मैंने उसे अपना आइडियल बना लिया और उसकी मीठी जबान के घेरे में आ गई। उसकी पत्नी मायके में ही थी। वो रोज रोज मुझसे मिलने की जिद करता और मैं बिना सोचे रोज उसके घर चली जाती। लेकिन अब मैंने अपने जाने के वक्त को बदल लिया था और मैं स्कूल से आते ही उसके घर उस वक्त जाती जब महेश की माँ और बच्चे दोपहर में सो रहे होते। तो मैं और महेश साथ वक्त गुजारते और बातें करते। उसके घरवालों को ही पता न था कि उनके सोते हुए महेश काम पर से वापस घर आता और मैं भी आती हूँ। ये सिलसिला भी कुछ दिन चला और फिर एक दिन स्कूल जाने के बहाने महेश के साथ अकेली कहीं और चली गई। और वहां जाकर मैंने उससे शादी कर ली। शादी के बाद मुझ पर घरवालों का ऐसा डर सताया कि मैं घर से ही निकल गई और महेश के पास जा पहुंची। तो वो मुझे देखकर घबरा गया, लेकिन जब मैंने उसे बताया अब मैं घर में नहीं रहना चाहती तो वो मुझे अपना एक दोस्त के घर ले गया जो कि खाली था। उसने बताया कि उसका दोस्त उसके घर वाले इस वक्त घूमने गए हैं और जब तक परमानेंट ठिकाना न मिल जाए तब तक मैं वहां रह सकती हूँ। जवान बेटी अचानक घर से निकल भागे तो ये तो माँ बाप के लिए मरने की बात होती है। बहरहाल एक हफ्ता गुजरने के बाद घरवालों ने मुझे ढूंढ लिया। उस एक हफ्ते तक मैं घर में कैद रही और पूरा वक्त बौखलाए फिरती रहती क्योंकि मुझे ऐसे अकेले घर में रहने की बिल्कुल आदत न थी। एक हफ्ते बाद जब दोपहर के बाद घर का दरवाजा बजा तो मुझे लगा कि महेश आया होगा। लेकिन दरवाजा खोलते ही मुझे सामने मेरे माँ बाप नजर आए और मैं उन्हें देखकर डर गई क्योंकि ये बात मेरी सोच में भी ना थी कि अगर मेरे माँ बाप ने मुझे ढूंढ लिया तो मैं क्या करूँगी। लेकिन मेरी सोच के उलट पापा रोते हुए मुझे घर ले आए। माँ भी दीवानी सी हो रही थी। घर लाकर पापा ने ना मुझे मारा न पीटा और ना ही बेइज्जती की, बल्कि उन्होंने तो मुझे बहुत ही धैर्य से समझाया कि बेटी तुम कमसिन और नादान हो, हमें पता है। तुमने महेश से शादी कर ली है, लेकिन उससे शादी करना तुम्हारा जज्बाती फैसला है। तुम देखो वो उम्र में तुम्हारे बाप के बराबर ना सही लेकिन उससे कुछ साल ही छोटा होगा और फिर अब तो वो 4 बच्चों का बाप है और पत्नी वाला एक शादीशुदा मर्द है। तुम फौरन उससे रिश्ता खत्म कर लो, ये सरासर गलत फैसला है। तुम्हें कुछ दिनों बाद ही इस पर पछतावा होगा। लेकिन मेरे सर पर तो उसका भूत सवार था और अकल पर पर्दे पड़े हुए थे। मैं कोई साहूकार की बेटी ना थी, बस हम इज्जतदार लोग थे और मुझे अपने माँ बाप की इज्जत की अहमियत थी। लेकिन उस वक्त मेरी आंखों पर प्यार का ऐसा गहरा रंग चढ़ा कि मैंने पापा की बात से साफ मना कर दिया और महेश के साथ जिंदगी गुजारने का पक्का इरादा कर लिया। घर का जो भी इंसान मुझे समझाता, मैं उसकी बात समझने के बजाय रो रोकर परेशान हो जाती थी। यहाँ तक कि मैं उसकी मोहब्बत में इतनी पागल हो गई कि बात आत्महत्या तक पहुँच गई और एक दिन आधी रात को अपनी जिंदगी खत्म करने को मैं कई गोलियां एक साथ निकल गई और कुछ ही देर बाद बेहोश हो गई। लेकिन किस्मत में जो जिंदगी लिखा था उसका समय अभी पूरा नहीं हुआ था। इसलिए माँ जब पानी पीने के लिए उठी तो उन्होंने मुझे देख लिया और फौरन मुझे अस्पताल ले जाया गया जहाँ डॉक्टर ने मेरा इलाज किया। यूं मैं होश में आ गई और तब मेरे माँ बाप मजबूर हो गए, क्योंकि उन्हें हर चीज़ से ज़्यादा प्यारी मेरी जान और जिंदगी थी और वो ये नहीं चाहते थे कि मैं इस तरह अपने आप को मार डालूं। वो अलग बात है कि मैं खुद को मार ही रही थी, चाहे महेश के साथ रहती या चाहे उसके बगैर। लेकिन मेरे माँ बाप ने मेरे लिए आसानी चुनी और इज्जत के साथ बारादरी वालों के सामने मेरी विदाई कर दी, क्योंकि अभी तक मेरी शादी और घर से गायब रहने का किसी को पता नहीं चला था। यूं मेरे बाप ने अपनी इज्जत बचाई और मैं शादी करके दुल्हन बनकर ससुराल आ गई। अब तक महेश की पत्नी वापस नहीं आई थी क्योंकि उनके यहाँ रिवाज था कि पत्नी बच्चा पैदा करने के कम से कम 6 महीने बाद ही घर आती। वो शायद ऐसा इसलिए था कि 6 माह में औरत की सेहत अच्छी हो जाए और जब ससुराल आए तो बच्चा संभालने के साथ ही दोबारा घर की जिम्मेदारी भी उठा ले। शुरुआत में तो जब महेश की पत्नी ना आई तो मुझे ससुराल में मसला न हुआ,
क्योंकि मेरी विदाई से पहले महेश के बाकी बच्चे भी माँ के पास जा चुके थे, लेकिन जब महेश की पहली पत्नी मायके से आई तो हैरान रह गई कि उसकी बेटी की हम उम्र उसकी सौतन बनकर घर आ चुकी है। उस वक्त मेरी नंदों और सास ने मेरा साथ दिया, क्योंकि वो महेश से मोहब्बत करती थी, उसे ही अपना इकलौता और दुख सुख का सहारा समझती थी। मेरे ससुर का देहांत हो चुका था। महेश ही एक तरह से घर का करता धरता थे, और सास और नंद ये तो देख ही चुकी थी कि फिलहाल महेश मेरे हुस्न और मेरी मोहब्बत में इस तरह मर मिटे है कि अगर कोई मेरा विद्रोह करेगा तो महेश उससे दुश्मनी मोल ले लेंगे। इसलिए उन्होंने महेश की खुशी की खातिर ना सिर्फ मुझे स्वीकार किया बल्कि उनकी पहली पत्नी के मुकाबले में मेरे लिए ढाल भी बन जाती थी। एक वजह ये भी थी कि महेश की यह तीसरी औलाद भी बेटी ही थी और मेरी सास और नंदे वैसे भी महेश की दूसरी शादी करना चाहते थे ताकि उनकी नस्ल के लिए उन्हें वारिस मिल सके। और अब उनके कुछ किए बिना जब महेश ने दूसरी शादी कर ली थी तो वो सभी कहीं ना कहीं खुश थी। कुछ ही वक्त गुजरा था। अब मैंने शर्त रखी कि वो मुझे और मेरी सौतन को अलग अलग घर में रखेंगे। मैं सौतन के साथ नहीं रहूंगी। उन्होंने मेरी ये शर्त मान ली और पहली पत्नी को दूसरे किराए के मकान में बच्चों समेत भेज दिया और मैं 2 देवर और सास के साथ रहने लगी। महेश इधर ही रहते और पहली पत्नी बच्चों को भी वक्त देते थे। उनकी जिंदगी 2 हिस्सों में बंट गई थी और मैं यही समझती रही कि वो बस मेरे हैं, सिर्फ मुझसे मोहब्बत करते हैं। पहली पत्नी के पास तो सिर्फ दिखावे के लिए जाते हैं, लेकिन मेरी यह गलतफहमी उस वक्त खत्म हुई और मेरे सर से शादी के बाद सब कुछ अच्छा ही रहता है। जैसी खुशफहमी उस वक्त उतरी जब 6 माह बाद ही यह पता चल गया कि ऐसे छुपकर की गई शादी का क्या अंजाम होता है और घर से भागकर आने वाली लड़की की ससुराल में क्या इज्जत होती है। अब मुझे बात बात पर घर से भागी हुई के ताने मिलने लगे। भागी हुई कह कहकर ससुरालियों ने मेरा जीना हराम कर डाला था। जब महेश से कहती तो वो मुझे चुप रहने की सलाह देते और मैं अब चुप रहने के सिवा कर भी क्या सकती थी। घर का खाना बनाने में तो सास का हाथ बटाती थी, मगर मुझसे नाश्ते के वक्त उठा नहीं जाता था क्योंकि माँ बाप के घर रात में देर तक मोबाइल देखती तो सुबह देर से उठती थी। सवेरे जल्दी उठने की मेरी आदत ही नहीं थी, जबकि सास कहती थी कि तुम जल्दी उठा करो और नाश्ता सबके लिए तुम ही बनाए करो। महेश और मेरे देवर सुबह 8 बजे घर से चले जाते थे। सास सुबह होते ही उठ जाती थी, लेकिन मेरे लिए इतनी जल्दी उठना आसान बिल्कुल ना था। उठ भी जाती तो थोड़ी देर जागने के बाद फिर से हो जाती और फिर 11 बजे तक सोती रहती। हालांकि मैं 11 बजे उठकर फिर रात तक घर के सारे काम करती, लेकिन सुबह ना उठने पर मेरी सास मुझसे नाराज रहने लगी। एक दिन उन्होंने मुझे सुबह 6 बजे जगाया और कहा कि आज तुम सबका नाश्ता तैयार करोगी क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। ये कहकर वो फिर से सो गई। मैं उठी, चाय बनाकर पीने का इरादा किया था कि आंखें पूरी खुल जाए और नींद दूर हो जाए, दिमाग भी काम करे तो सबका नाश्ता तैयार करूं। बस यही सोचकर मैंने दूध का पतीला निकालकर चूल्हे पर रखा और सोफे पर लेट गई कि ये जरा गर्म हो जाए तो चाय बनाती हूँ। सोफे पर लेटते ही कब मुझे नींद आ गई, मुझे पता ही नहीं चल सका और मैं वही सो गई। सोते में मुझे बिल्कुल खबर नहीं हुई कि कब दूध उबल कर चूल्हे पर गिरा और चूल्हा दूध से भर गया। जले दूध की बदबू सारे घर में फैली और गैस भी लीक हो रही थी क्योंकि चूल्हा बूझ गया था, मगर बटन तो ऑन था। सभी की नाक ये बदबू पहुंची और हर कोई खांसता हुआ अपने कमरे से निकला, लेकिन मैं नींद की इतनी पक्की थी कि मेरी आंख बदबू से भी ना खुली। मेरी सास भी उठ गई और उन्होंने किचन में जाकर देखा तो अजीब बर्बादी का दृश्य था। वो गुस्से में आपे से बाहर हो गई थी। उस दिन महेश भी घर पर ना थे, वो पहली पत्नी के पास गए हुए थे। बस सास ने मुझे जब काउच पर बेखबर सोते हुए पाया तो गुस्से से भूखी शेरनी की तरह मुझ पर झपट पड़ी और मुझे धक्के देकर घर से निकाल दिया। मुझे समझ ही नहीं आया कि मैं इतनी सुबह कहाँ जाती। मैं कुछ देर तो भराई आंखों के साथ वही घर के बाहर खड़ी रही। फिर मैंने यहाँ वहाँ देखा और मेरी नज़र पड़ी तो साथ में माँ पापा का घर था, जिसका दरवाज़ा उस वक्त खुला हुआ था। मेरे दिमाग ने काम करना शुरू किया और उनके घर की तरफ चल पड़ी। सर पर न ही दुपट्टा था और न ही पैर में चप्पल। मैं महेश के घर से निकलकर अपने बाप के घर चली गई, लड़खड़ाते कदमों से डरते और रोते हुए उस घर की चौखट पार की जहाँ से एक दिन बगैर माँ बाप की इज्जत का ख्याल रखे निकल पड़ी थी। मैं अंदर दाखिल हुई तो मेरा सामना मेरी माँ से हुआ। मुझे रोते कांपते देखकर मोहब्बत से मजबूर ममता की मारी माँ ने मुझे जगह दी और अपनी बाहों में ले लिया। ये वही घर था जिसको मैंने मोहब्बत की चकाचौंध में ठोकर मार दी थी।
प्यार करने वाले माँ बाप को धोखा दिया था और फिर जब उस मोहब्बत के हाथों जलील होकर मैं घर से निकाली गई तो इसी छत ने मुझे जगह दी और मैं सोच रही थी कि अगर मेरी सास की तरह मेरे माँ बाप भी मुझसे मुंह मोड़ लेते तो मैं कहाँ जाती और क्या करती। मुझे तो ये तक पता ना था कि महेश ने पहली पत्नी को आखिर कहाँ पर घर लेकर दिया है, और अगर पता होता तो पैसे ना थे कि महेश तक पहुँच जाती, न ही फ़ोन था कि उसे कॉल करके अपने हालात बता सकती। और ऐसे में मेरे माँ बाप ने मेरा साथ दिया और क्योंकि मैं उनकी औलाद थी तो पापा भी अपने दिल से मेरी मोहब्बत नहीं निकाल सके थे। घर आकर उन्होंने भी मुझे प्यार किया और सोने को कहा। उस दिन मेरी माँ मेरे ससुराल गई और अगली सुबह उन्होंने महेश को बुलाकर सवाल किए। उसने मुझसे और मेरे माँ बाप से माफ़ी मांगी और कहा कि जब इसके साथ मेरे घरवालों ने ऐसा सलूक किया तो मैं घर पर नहीं था, वरना इसकी ढाल बनता और बिल्कुल भी इसके साथ ऐसा जुल्म ना होने देता। हालांकि मैं जानती थी कि इसकी माँ इसके सामने भी मुझे कई ताने देती है, लेकिन महेश कुछ नहीं कहता। लेकिन उस वक्त मैं खामोश रही और महेश की बात रख ली। मगर मेरे पापा नहीं माने थे। उसने मेरे पापा के पैरों को हाथ लगाया, मेरा ख्याल रखने का वादा किया। तब वो बोले कि अब अगर मेरी बेटी से नाता रखना है तो इसे अपने घरवालों के साथ नहीं रखोगे बल्कि कहीं और रखोगे। इस बात पर महेश ने कहा कि मैं अपनी पहली पत्नी को तो अकेला रख सकता हूं क्योंकि वो अकेली रह सकती है, लेकिन मैं इसे अकेला भी तो नहीं रख सकता। मुझे कारोबार देखना होता है, काम के लिए जाना होता है और फिर अपने बच्चों के पास भी जाना होता है। ऐसे में मैं इसे कहाँ रखूंगा। फिर उसने मेरे पापा से कहा कि आपका भी कोई और बेटा नहीं है, आप बुढ़ापे में अकेले हैं। अगर मेरी बात का बुरा ना माने तो अपने मकान का ऊपर वाला हिस्सा हमें किराए पर दे दें, आपकी बेटी आपके पास रहेंगी। इस तरह कहकर जैसे महेश ने उनसे घर दामाद बनने की इच्छा की थी। वैसे तो उसने किराए की बात की थी, लेकिन हम सभी जानते थे कि अगर मैं यहाँ रहती तो भला पापा को हमसे किराया कहाँ लेना था। लेकिन अब जब महेश ये बात कर चुका था तो उन्होंने महेश की इस बात को मान लिया। उन्होंने सोचा इस तरह कम से कम हमारी बेटी हमारी आंखों के सामने तो रहेगी। अब मैं और महेश पापा के घर रहने लगे। वो एक दिन मेरे साथ रहते और एक दिन दूसरे घर में जहां उनके बहन, भाई और माँ रहते थे। अपनी पहली पत्नी और बच्चों को उन्होंने अपने उसी घर में अपनी माँ और बहन के साथ दोबारा से रख लिया था कि वो भी अकेले न रहे और 2 घरों का किराया भी न देना पड़े। मेरे माँ बाप के घर में महेश मेरा हर तरह से ख्याल रखते थे और मेरे माँ बाप के साथ भी इज्जत के साथ पेश आते थे, लेकिन वो मुझे घर का खर्चा नहीं देते। मेरा पूरा खर्चा मेरे पापा ही उठाते। इस बात पर भी पापा चुप ही रहते थे कि उनकी कमाई खाने वाला दूसरा कौन था। मैं ही तो उनका सब कुछ थी, पहले या बाद में उनका सब कुछ मेरा ही तो था। जिंदगी आराम और सुकून से गुजर रही थी। महेश जिस दिन मेरे साथ होते पापा की गाड़ी पर मुझे घुमाने के लिए ले जाते। अपनी गाड़ी उन्होंने दूसरे घर में और बच्चों के लिए रखी हुई थी। हमें जहाँ कहीं जाना होता मैं पापा से कहती, वो मुझे अपनी गाड़ी दे देते। मुझे ये बात अच्छी नहीं लगती थी, लेकिन मैं कुछ कर भी नहीं सकती थी और मेरे पापा भी कुछ नहीं कहते क्योंकि वो बहुत ठंडे दिलो दिमाग के इंसान थे। चाहते थे कि बेटी और दामाद में झगड़ा ना हो, लोग उनके घर की बातें न सुने और कोई हम पर ना हंसे। बेशक रुपया पैसा खर्च हो लेकिन इज्जत खराब ना हो। मायके में मेरे 2 साल अच्छे से गुजर गए थे और मुझे लगा था कि जिंदगी में सुकून आ गया है। लेकिन तभी एक दिन अचानक 6 आदमी हमारे दरवाजे पर आए। पापा ने दरवाजा खोलकर सवाल किया कि आप कौन लोग हैं और किससे मिलने आए हैं। वो कहने लगे कि आप ही से मिलने आए हैं, हम महेश के दोस्त हैं और उसके बारे में बात करने आए हैं। पापा घबरा गए और बोले वो घर पर नहीं है। आने वाले लोग कहने लगे कि ठीक है, वो घर पर नहीं है लेकिन वो रहता तो यही है, उसने हमें आपकी तरफ भेजा है, आप हमारी बात सुन ले। पापा ये सुनकर घबराए कि महेश के इतने दोस्त यहाँ क्यों आए हैं, मेरे दामाद को तो कहीं कुछ नहीं हो गया। खैर, उन्होंने कुछ सोचकर उन लोगों से कहा कि जरा ठहरिए, मैं महेश को फ़ोन मिलाकर आपकी बात करवाता हूँ। पापा जेब से फ़ोन निकालने लगे कि इतने में वो गुंडे जो महेश के दोस्त बनकर आए थे उन्होंने मेरे पापा को धक्का दिया और घर के अंदर आ गए। ये रात 9 बजे का समय था। वो घर में आकर एक बड़ी रकम की मांग करने लगे। कहने लगे कि आपके दामाद पर हमारा 25 लाख का उधार है और वो आपके पास ही रहता है, आप उसके संरक्षक हैं, तो उसके उधार को अदा करने की आपकी जिम्मेदारी है। अब या तो आप इस रिश्ते से मना कर दें कि वो आपका दामाद नहीं है और इस घर में नहीं रहता, या फिर उसका उधार चुकता करें क्योंकि अब हम ज़्यादा सब्र नहीं कर सकते। मेरे पापा ने उन लोगों से बहुत कहा कि उसको आने दे, आमने सामने बात हो तो इस मसले का हल निकालते हैं। मगर उन्होंने एक न सुनी और बदतमीजी करते हुए कहने लगे कि बेवकूफ़ बूढ़े, उसने तो हमें तुम्हारे घर का रास्ता दिखाया है कि जाओ और मेरे ससुर से पैसे ले लो, वही मेरे संरक्षक है।
मेरे पापा ने ये सुनकर कहा कि मैं ऐसे कैसे आप लोगों को पैसे दे दूं। मुझे उसके कारोबार के बारे में कुछ मालूम नहीं और ना मैं आप लोगों को जानता हूं या पहचानता हूं, ना उसने मुझे किसी उधार के बारे में बताया है। ये सुनकर उन्होंने कहा कि हम खुद तुम्हारी उससे बात करवा देते हैं। फिर उन्होंने फ़ोन मिलाकर महेश से बात की और कहा कि तुम हमारा परिचय करवा दो अपने ससुर से, और फ़ोन मेरे पापा के कान पर रख दिया। जैसे ही पापा ने महेश से बात की तो उसने पापा से कहा कि ये लोग मेरे कारोबारी पार्टनर हैं। इस वक्त जितनी रकम आप उन्हें दे सकते हैं दे दे। मैं घर आकर आपको सारे पैसे दे दूंगा। इस वक्त मैं नहीं आ सकता क्योंकि मैं किसी मुश्किल में फंसा हुआ हूँ। इतना कहते ही उसने पापा की बात सुने बगैर फ़ोन बंद कर दिया। महेश से बात करके मेरे पापा बेचारे पसीना पसीना हो गए। अब हमारे पास कोई चारा न था क्योंकि वो लोग गुंडागर्दी पर उतर आए थे। और आखिरकार वो गुंडे घर से सारे गहने और कीमती चीजें ले गए और जब पापा ने विरोध किया तो उन्होंने मेरे पापा को भी बहुत मारा और बोले कि पूरे पैसों का प्रबंध कर दे वरना हम तुम्हारे दामाद को खत्म कर देंगे। अब हम उसको छोड़ेंगे नहीं। ये सुनकर हम डर गए और थोड़ा बहुत पैसा जो पापा ने घर में रखा हुआ था वो उन्होंने उन लोगों को दे दिया और उनसे जाने के कहा, मगर वो लोग इस पर भी नहीं माने और मकान के पेपर्स मांगने लगे कि हम इस तरह अपना उधार चुकता करके जाएंगे। मगर पेपर्स मेरे पापा ने उन्हें ना दिए। आखिरकार धमकियों देकर वो गुंडे चले गए और पापा के समझाने पर मैंने महेश से तलाक ले ली, क्योंकि ये ऐसा वाकया हुआ कि खुद मैं भी बहुत डर गई थी। जब महेश घर आया तो उसने बताया कि मुझे उन लोगों का उधार जरूर देना था, लेकिन उन्होंने मुझे उधार की वसूली की खातिर एक जगह बंद कर दिया था। अगर मैं फ़ोन पर जैसा वो चाह रहे थे वैसा न कहता तो मुमकिन था कि वो आपको ज़्यादा नुकसान पहुंचा देते। वो असलहे भी रखते थे। इसी वजह से मैंने आपको उन्हें पैसे देने के लिए कहा। मैं उस वक्त मजबूर था। मैंने तो ये सुनकर महेश की बात पर विश्वास कर लिया कि वो हमें बचाना चाहता था, लेकिन पापा ने विश्वास न किया और कहा कि जो इंसान बुरा वक्त पड़ने पर गुंडे हमारे घर भेज सकता है वो कल कोई इससे ज़्यादा भी बेहुदा हरकत भी कर सकता है। अगर उसको गुंडे ऐसे ही तंग कर रहे थे तो ये पहले ही मुझसे कहता, लेकिन उसने ऐसा ना किया। ये सुनकर मुझे भी उनकी बातों सही लगी और इस तरह मेरी तलाक हो गई। शुरू दिनों में तलाक लेने का मुझे दुख था, दिल पर बहुत चोट लगी थी, जिंदगी बेमतलब लगती थी। तलाक लेने के बाद भी मेरे दिल में उसके लिए मोहब्बत थी। सोचती थी ऐसा इंसान मुझे नहीं मिल सकता है जो हर वक्त मेरी तारीफें करता रहता था। वक्त के साथ साथ भगवान ने मुझे धीरे धीरे मेरे दिल ने सब्र दे दिया। मैंने एजुकेशन पूरी कर ली, हालांकि मुझे खर्चे की ज़रूरत न थी। फिर भी खुद को बहलाने के लिए अपने पैर पर खड़ा होना चाहती थी, इसलिए पढ़ाई खत्म हुई तो मैंने एक स्कूल में जॉब करी। वहाँ अपनी हमउम्र टीचर और लड़कियों के साथ मेरा दिल लग गया। मैंने अपने एक कड़वे तजुर्बे के बाद ये सोचा भी ना था कि दोबारा शादी करूँगी, क्योंकि मेरे लिए उस इंसान का कड़वा तजुर्बा ही बहुत था, लेकिन मेरी किस्मत में कुछ और ही लिखा था। स्कूल में नौकरी शुरू करने के 2 साल बाद मेरा रिश्ता तय हो गया था। जब मैं 16-17 साल की छोटी उम्र की थी तब मुझे अंधी मोहब्बत ने एक शादीशुदा मर्द से बांध दिया था, जिसके पीछे मैंने अपने खानदान की इज्जत बर्बाद कर दी थी। लेकिन उसके बाद मैंने सोच लिया था कि अब कभी भी कुछ ऐसा ना करूंगी कि अपने माँ बाप को अपनी वजह से तकलीफ पहुंचाऊं, और इसलिए ही मैं शादी भी नहीं करना चाहती थी कि ना जाने अगला इंसान कैसा हो कैसा ना हो। लेकिन एक दिन मेरी माँ मेरे पास आई और कहने लगी, तुम्हारे पापा के दोस्त का बेटा है और तुम्हारे पापा शुरू से ही उसी से तुम्हारी शादी करना चाहते थे। वो लोग अब भी तुमसे शादी पर राजी हैं। तुम अकेली कैसे रहोगी? हम लोग तो आज है कल नहीं। अगर तुम वाकई हमसे प्यार करती हो तो शादी कर लो। मैं इस बार अपने माँ बाप की तकलीफ की वजह नहीं बनना चाहती थी, इसलिए शादी करी, लेकिन ये शादी मेरे लिए इतनी अच्छी साबित होगी ये मैं नहीं जानती थी। मेरे पति मेरा इतना ख्याल रखते थे कि मैं सोचती अगर मैं महेश के साथ शादी ना करके इनसे ही शादी कर लेती अपने माँ बाप की बात मानकर तो मुझ पर तलाक का धब्बा नहीं लगता, ना मैं अपने माँ बाप से शर्मिंदा होती। मेरे पति बहुत अच्छे थे और ये अच्छाई उनमें मेरे माँ बाप ने ही देखी थी, तभी अपनी बेटी उन्हें सौंप दी थी। वो मेरा ऐसे ख्याल रखते थे कि मैं अपनी किस्मत पर यकीन न कर पाती और मुझे समझ आ गया था कि माँ बाप को धोखा देकर कोई भी खुश नहीं रह सकता। अगर किसी को खुश और सुकून से रहना हो तो उसे अपने माँ बाप की मर्जी जरूर जानकर हर कदम उठाना चाहिए और हर फैसला करना चाहिए। माँ बाप अपने बच्चों के लिए जो फैसला करते हैं वो सही होता है, कभी भी उनका दिल नहीं दुखाना चाहिए, उन्हें अपने हर फैसले में शामिल करना चाहिए। तो दोस्तों, इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए। तो मिलते हैं ऐसी ही मोटिवेशनल कहानी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।